हेलो दोस्तों, ढेर सारा स्वागत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है और हमारे लिए वो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे ऑफलाइन बैचेस 6 तारीख से राजस्व अकेडमी के स्टार्ट हो रहे हैं। आप में से जितने लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमें पढ़ाने में और आपको पढ़ने में बहुत खुशी होगी। और अब हमारा ये वोकेबलरी का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम अपनी श्रृंखला को, अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आपको वर्ड्स के बारे में फिर आगे बताएंगे। जैसा कि हमने अब तक देखा है, हमने अब तक अपनी एग्जाम्स की तैयारी के दौरान शब्दों के बहुत सारे मायने देखे, बहुत सारे कहानियां देखी, उनके रूट्स को देखा, उनकी फिलोसफी को समझने की कोशिश की, उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की, उनके यूजेस को समझने की कोशिश की। और बहुत सारी हमने साइकोलॉजी जानी उन सब चीज़ों की। देखिए, साइकोलॉजी वो मेरा प्रिय विषय है, तो मैं हमेशा हर चीज़ को उससे जोड़ करके देखता हूँ। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि हमेशा आपको शब्दों से उनके भीतर जो निहित उनका मनोविज्ञान है, उनकी आत्मा है, उससे आपको रूबरू कराऊं, उससे आपको परिचित कराऊं, इंट्रोड्यूस कराऊं। और चूंकि मैं थोड़ा सा भाषाविद भी हूँ, तो भाषाओं से अत्यधिक मेरा घनिष्ठ लगाव रहा है बहुत शुरुआत से ही। तो अक्सर जो है मेरी भाषाएं जो है ना वो मिश्रित हो जाती हैं, इंटरमिक्स हो जाती हैं। तो मैं कभी कभी बहुत अधिक शुद्ध हिंदी बोल देता हूँ और कभी कभी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल देता हूँ। तो उसके लिए आप उसे एडजस्ट करिए, ठीक है? तो आज हम जिस चीज़ को सीखने वाले हैं, और अब से ये जो हमारी सीरीज है जो कंटिन्यू रहेगी आने वाले कुछ हफ्तों तक, जब तक कि हमारा ये सिलेबस पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हम इसी पैटर्न पर काम करेंगे। प्रैक्टिस सेट्स को भी लगाते रहेंगे और अपने जो है जो सब्जेक्ट वाइज चीज़ें हैं उन्हें भी हम कंटिन्यू रखेंगे और उनको लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए, हमारे पास वोकैबुलरी में एक टर्म है, होमोनिम्स। तो होमोनिम नाम का जो भूत है, जो विजार्ड है, उसको समझना बहुत आसान है। आपको मोटे तौर पे ये समझना है कि दो ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग्स अलग हों और मीनिंग भी डिफरेंट हो, बट उनका प्रोनाउंसिएशन एक हो, उच्चारण उनका एक हो, उन्हें हम होमोनिम्स कहेंगे। मतलब वर्ड्स विथ सेम इन मीनिंग बट डिफरेंट इन स्पेलिंग विल बी कॉल्ड होमोनिम्स और परानिम्स, ठीक है, और होमोफोन्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपने कुछ शब्दों को लेकर के आए हैं और ये इम्पॉर्टेंट शब्द होंगे जिन्हें हमें समझना होगा। इनके यूज को भी समझेंगे और इनके पीछे जो जो कुछ साइकोलॉजी और फिलोसफी होगी उसको भी देखेंगे। और हमारे पास सबसे पहला शब्द है एक्सेस, जिसका मतलब होता है अप्रोच या पहुंच। आपने देखा होगा कि वो लोग बोलते हैं मेरी वहां तक पहुंच नहीं है जहां तक तुम बात कर रहे हो, या अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरे पास उस विषय तक ज्ञान नहीं है, या लोग बोलते हैं कि मेरा वहां तक अधिकार नहीं है। माने कि जो पहुंच होती है, अधिकार या समझ, इन अर्थों में एक्सेस जो शब्द है उसका प्रयोग होता है। ठीक है, हम उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं, इट इज वेरी इजी टू हैव एन एक्सेस टू वर्ड्स थ्रू रीडिंग। कितना बढ़िया एग्जांपल दिया हमने। देखिए, आज मैं नार्सिसिज्म से पीड़ित हूं, आज मैं आपको थोड़ी अपनी तारीफ करते हुए चीजों को समझाऊंगा। इट इज वेरी इजी टू हैव एन एक्सेस टू वर्ड्स थ्रू रीडिंग, माने शब्दों तक पहुंच बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम यह है कि आप रीडिंग करिए। मतलब कि पढ़ने से शब्दों की तरफ जो हमारी अप्रोच है, जो हमारी पहुंच है, वो और अधिक प्रगाढ़ हो जाती है और अधिक अधिक अच्छी हो जाती है। तो एक्सेस का मतलब हुआ कि हमारे पास शब्दों की जो जानकारी है या उनका जो चुनाव है, एक्यूमुलेशन है, वो अधिक बढ़ जाता है। किसके थ्रू? रीडिंग के थ्रू। तो एक्सेस का मतलब हुआ पहुंच, अधिकार या समझ। आप इनको इन अर्थों में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर बोला जाए कि तुम्हारी प्रधानमंत्री तक पहुंच है, डू यू हैव एन एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर? तो अगर बोले नो आई डोंट हैव एन एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। अगर कोई बोले कि क्या आपने दोस्तोयेवस्की को पढ़ा है, तो हम बोल सकते हैं डू यू हैव एन एक्सेस टू दोस्तोयेवस्की? बोला जा सकता है नो आई डू नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ एक्सेस टू दोस्तोयेवस्की, फ्रीडरिक नीट्जे, काफका, कियरकेगार्ड या जयपाल सात्र और ABCDEFGH। ठीक है, तो यहां पर एक्सेस शब्द का हमने आपको प्रयोग करके दिखाया। देन कम्स अ वर्ड एक्सेशन।
एक्सेशन का मतलब होता है कमिंग टू थ्रोन। इनको काट देते हैं, कमिंग टू थ्रोन। माने कि सिंहासन पर आरूढ़ होना, सिंहासन पर बैठने की उस क्रिया को, उस हाँ जी, उस क्रिया को हम एक्सेशन कहते हैं। ठीक है। और एक्सेशन में डबल सी और डबल एस को आप याद रखेंगे, ACCESSION। एक्सेशन का मतलब होता है कि किसी थ्रोन पर या किसी सिंहासन पर चढ़ना, खास तौर पर ये राजकुमारों के लिए इस्तेमाल में आता है। हमने एग्जाम्पल दिया है, द एक्सेशन ऑफ राम वॉज वेलकम्ड बाई ऑल। जैसा कि हम लोगों ने वाल्मीकि रामायण में देखा कि जब दशरथ जी ने इस बात का निर्णय लिया कि भगवान श्री राम का अब राज्याभिषेक हो जाना चाहिए और उन्हें अब सिंहासन पर बैठना चाहिए, तो ये बात जब उन्होंने अपने मंत्रियों के सामने रखी तो मंत्रियों को बहुत खुशी हुई और उनके जो कुलगुरु थे वशिष्ठ, उन्हें बहुत खुशी हुई। धीमे से ये प्रचार जो है जनता तक पहुंचा और जनता ने भी इसको जो है बहुत खुशी से स्वीकार किया, क्योंकि जो भगवान श्री राम की लोकप्रियता थी, उनकी जो सेलिब्रिटी थी, उनकी जो प्रसिद्धि थी, वो जनता में बहुत अधिक थी। तो वो सब यही चाहते थे कि भगवान श्री राम जितनी जल्दी हो सके वो सिंहासन पर बैठ जाएं और जितनी जल्दी हो सके वो राज्याधिकार को संभालें। मैंने तो यहाँ तक वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है कि भगवान श्री राम जनता में लोगों से पर्टिकुलरली मिलने भी जाते थे, उनसे बातें भी करते थे और जो लोग मुसीबत में होते थे उनकी सहायता भी करते थे। नहीं कोई दुखी दरिद्र न दीना, नहीं अबुध कोई लक्षण हीना, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म निरत श्रुत नीति, ऐसा रामचरितमानस में भी वर्णन है। तो वो एक आदर्श राजा भी थे। तो इस जब हम कोई राजकुमार जब उस सिंहासन पर बैठता है तो वहां पर हम एक्सेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, माने कमिंग टू थ्रोन। तो हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। द एक्सेशन ऑफ राम वॉज वेलकम्ड बाय ऑल। वेलकम में कम लगा हुआ है, वहां पर उसको गलत मत समझना, वेलकम में डी ही लगता है। ठीक है, वेलकम वेलकेम वेलकम नहीं होता है, वेलकम्ड होता है। ठीक, इतना याद जरूर रखना है। अब हमारे पास तीसरा शब्द है एक्सेस। यहाँ पर EXCE है और ये दुनिया में लगभग सबको मालूम है। मोर देन डिजायर्ड, माने जितनी आवश्यकता है उससे अधिक, जितने की आवश्यकता है उससे अधिक को हम एक्सेस कहते हैं। और सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल मैंने लगभग हर किताब में कंपटीशन के देखा, लगभग हर दुनिया में एक ही एग्जांपल मिलता है, इसलिए मैंने नया एग्जांपल बनाया है उसका। और मैंने बनाया द एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया कंजम्पशन इज फैटल। माने कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा सोशल मीडिया का जो प्रयोग है या इस्तेमाल है वो घातक है। फैटल का मतलब होता है घातक या डेंजरस, खतरनाक होना। ठीक है, तो एक्सेस का मतलब है मोर देन रिक्वायर्ड, माने जिस चीज की जितनी आवश्यकता है उसका उससे कहीं गुना अधिक प्रयोग करना हमको एक्सेस कहलाता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सपोज दैट आपको आपके शरीर में 2 रोटी की जगह हो और आप उसको 4 से भरें। ठीक है, या फिर जिसको गीता में कहा गया है कि यत् तदग्रे, खैर अभी याद नहीं आ रहा, थोड़ी देर में सुनाता हूं आप लोगों को। देन कम्स अ नेक्स्ट वर्ड अल्टर। उसका मतलब होता है चेंज। एकदम जो शब्द है उसका जो हमने सिनोनिम चूज किया है, आप इनको सिनोनिम्स की तरह भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपटीशन में अल्टर वर्ड आता है, उसके 4 सिनोनिम्स दिए होते हैं, तो सबसे नजदीकी जो सिनोनिम होगा वो चेंज शब्द ही होगा। ठीक है, तो आप लोगों को एल्टर की बदली सिनोनिम के तौर पे चेंज शब्द को चुनना है। इसका मतलब होता है बदलना। तो सब लोग जानते हैं चेंज का मतलब बदलना होता है, लेकिन क्या बदलना? हर वो चीज जो एक के स्थान पर दूसरी को लाया जा सके उसे हम परिवर्तन या बदलना कहते हैं। तो वहां पर चेंज के जगह एल्टर शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। और अगर आप और अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं तो आर को आप साइलेंट कर दो, एल्ट बोल सकते हैं हम लोग। पर आप लोगों को अंग्रेज नहीं बनना है, उसमें जो है आर को उच्चारित ही रखना, उसको प्रोनाउंस्ड ही रखना जरूरी होगा। ठीक है, तो एल्टर का मतलब होता है बदलना। जैसे हमने बाकायदा इसका एग्जाम्पल भी लिया नया जो है, आई कैन नॉट अल्टर हिज व्यूज ऑन रिलीजियन एंड फिलोसफी। मैं चाहूं भी तो उसके विचार, धर्म और दर्शन को लेकर के नहीं बदल सकता। माने कि अब ठीक इसके स्थान पर मैं चेंज शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं। आई कैन नॉट चेंज हिज व्यूज ऑन रिलीजन एंड फिलोसफी।
ठीक है। अब जैसे कहा जाए, लेकिन आप एक बात याद रखेंगे, जैसे बोला जाए कि अब लोग आमतौर पे घर पर बोलते हैं ना कि मैं चेंज करके आता हूँ, वहां कपड़ों को चेंज करने के मामले में आप अल्टर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्टर शब्द का इस्तेमाल जो है, जिस तरह का मैंने एग्जाम्पल दिया है वैसे ही किसी जगह पर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सो आई कैन नॉट अल्टर हिज व्यूज ऑन रिलीजन एंड फिलोसफी। कुछ महान लोग ऐसे होते हैं ना जो धर्म को और दर्शन को फिजूल समझते हैं, उनको लगता है लड़ाने भिड़ाने के लिए और बर्बाद करने के लिए, समाज को बरगलाने के लिए बनाया गया है, बट ऐसा नहीं है। मैं ये मानने को तैयार हूँ कि यूरोप में बहुत सारे जन्मे हुए जो तथाकथित फिलोसॉफी हैं उनके बारे में तो मैं ऐसा एक बार मान सकता हूँ, पर भारत में उपजा जो दर्शन है, धर्म है, वो ना तो घातक है और ना ही भ्रामक है और ना वो बरगलाने के लिए लिखा गया। सनातन सिद्धांत है, आपकी अपनी समझ है, आप उसको कितना समझ पाते हैं, ठीक है। मैं तो यही मानता हूँ क्योंकि मैंने उसको पारंपरिक ट्रेडिशनली जो है अध्ययन किया है गुरु शिष्य परंपरा से, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो भ्रामक नहीं है और बरगलाने के लिए नहीं बनाया गया है। इसलिए ऐसे जो है लोगों से थोड़ा सावधान रहें। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर कर देना, मैं आंसर कर दूंगा अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ बरगलाने के लिए या भटकाने के लिए कही गई है। आता है नया शब्द अल्टर। यहां पर मैडम ने कुछ और टाइप कर दिया है, ALTAR, अल्टर। खासतौर पर ये क्रिश्चियनिटी का शब्द है, आप ये बात समझ लीजिए बहुत ध्यान से। ये शब्द जो है हिंदू देवी देवताओं के मामले में नहीं लगेगा। अल्टर का मतलब होता है मूर्ति, पर खास तौर पे जो शब्द है वो जीसस क्राइस्ट के लिए इस्तेमाल में होगा, ये बात आपको याद रखनी है। हिंदू देवी देवताओं के मामले में ये प्रयोग में नहीं आता है, लेकिन अब चूंकि हमारे जो हमारे पास जो किताबें हैं कंपटीशन की, उसमें अंधाधुंध एग्जाम्पल्स चलते हैं, तो उनको लगता है अल्टर का इस्तेमाल जो है मतलब हिंदू देवी देवताओं के मामले में भी हो सकता है, बट ये शब्द ठीक नहीं है। अल्टर का जो रियल इस्तेमाल है वो जीसस क्राइस्ट को लेकर के या क्रिश्चियन जो मूर्तियां हैं उनको लेकर के ही हो सकता है, मदर मैरी को लेकर के या जीसस क्राइस्ट को लेकर के, ठीक है। सो जैसे कि वी गो टू, अब जो मैंने एग्जाम्पल उठाया है खास तौर पे, तो यहां पर आप टेम्पल की बजाय चर्च कर सकते हैं। वन वी गो टू चर्च एंड वी नील एट द अल्टर, हम चर्च जाते हैं और वहां जाकर के घुटनों का बल बैठकर मूर्ति के सामने, अल्टर माने मूर्ति के सामने हम प्रार्थना करते हैं। एक बात और आपको समझना होगा ध्यान से कि जो शब्द है अल्टर, उसके पहले हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया है नील एट, माने घुटनों का बल बैठ करके प्रार्थना करना। आपने देखा होगा कि हिंदुओं में, भारतीय सनातन संस्कृति में हम लोग जब भी पूजन करते हैं वो बैठ करके कहते हैं, बैठ सिद्धासन में या पालथी मार करके या किसी सुखासन से बैठ करके ही रुद्राभिषेक करना है या दुर्गा सप्तशती करनी है या हवन करना है इत्यादि। लेकिन जो ईसाई हैं वो हमेशा घुटनों के बल बैठ करके ही अपनी जो प्रेयर्स हैं वो करते हैं। तो वहाँ पर जो है आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं एल्टर का, और हमारे यहाँ जो है थोड़ा कम इस्तेमाल होगा इस शब्द का, एल्टर का। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, आता है नेक्स्ट शब्द एसेंट। अब हमारे पास दो शब्द हैं और थोड़ी सी स्पेलिंग का डिफरेंस है। एक शब्द में हमारे पास ASSENT है और दूसरी में ASCENT है। तो एसेंट का मतलब है एग्री, ठीक सिनोनिम के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, माने कि किसी चीज के साथ सहमत होना, किसी चीज के साथ अपना मत मानना, ये सोच करके समझना कि मेरे विचार और इस व्यक्ति के विचार एक हैं, इस मामले में सहमत होना, इस बात में हाँ करना, उस अर्थ में आप एसेंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ASSENT। और जैसे कि हम अनुमति के अर्थ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परमिशन, ठीक है। डिड यू गेट एन एसेंट टू मीट हर फादर, क्या तुमने उसके पिता से मिलने की अनुमति ली है। हो सकता है ये एग्जाम्पल जिस लेखक ने लिखा हो वहां कुछ ऐसा चला हो, उसने पूछा कि क्या तुम्हें उसके पिता से मिलने की अनुमति मिली है, तो अनुमति के अर्थ में, परमिशन के अर्थ में हम एसेंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एग्री करने के मामले में, क्या तुम उसके पिता से मिलने के लिए उसे एग्री कर पाए हो, उसे सहमत कर पाए हो, इस अर्थ में भी आप एसेंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरा शब्द है एसेंट, ठीक वही प्रोनाउंसिएशन है बट इस बार स्पेलिंग में चेंज है, ASCENT है, ASCENT है।
ए को साइड कर लो, सेंट वाली स्पेलिंग के पहले ए लगा लेना तो एसेंट बन जाएगा। उसका क्या मतलब होगा? क्लाइंबिंग, चढ़ना। ठीक है, एक्चुअली ये एसेंड है, सॉरी एसेंड है। तो जैसे कि लिखा होगा द एसेंट ऑफ वैष्णव देवी इज आर्डुअस, शी इज वेरी डेंजरस, आई एम टेलिंग यू, one who types is very dangerous. She sometimes confuses me as well. बट हाँ, तो एसेंट का मतलब है चढ़ाई। सीधा सीधा आप जो देखते हैं, जो पर्वतों की चढ़ाई है या मैदानों की चढ़ाई है जो ऊपर की ओर जाती है, उस अर्थ में हम एसेंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी ठीक सटीक दिया है उसको लेकर के। द एसेंट ऑफ वैष्णो देवी इज आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब है मेहनत भरा। जिसमें बहुत अधिक मेहनत लगे, बहुत अधिक परिश्रम लगे, बहुत अधिक शारीरिक श्रम लगे, उसको हम आर्डुअस कहते हैं। सो द एसेंट ऑफ वैष्णो देवी इज वेरी आर्डुअस, माने कि जो वैष्णो देवी की चढ़ाई है उसको करने में बहुत अधिक मेहनत लगती है, बहुत अधिक परिश्रम लगता है। तो इस अर्थ में हम आर्डुअस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और चढ़ाई के अर्थ में जो सीधा सीधा ऐसी चढ़ाई है जो ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, वहां पर हम एसेंट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। then comes then comes two words, amicable and amenable. then comes two words, amicable and amenable. अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एमन जो शब्द है उसमें एबल जोड़ दो आप। अब चूंकि ये वर्ड रिलीजियस है, उसके बाद एबल लगा दिया, इसका मतलब है जो धार्मिक लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, बड़े ही फ्रेंडली होते हैं, आपसे जल्दी घुल मिल जाते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं, आपके साथ कोई बेईमानी या कोई चापलूसी नहीं करते, आपके साथ कोई ट्रिक नहीं करते हैं, उस अर्थ में हम एमन और एबल। तो एमिनेबल, एमिनेबल का मतलब हुआ फ्रेंडली, रिलीजियस, ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक हो, बड़ा दोस्ताना हो, तुरंत आपसे दोस्ती कर ले, आपका सुख दुख बांटने में तैयार हो जाए, ऐसे लोग हम एमिनेबल कहलाते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है, शी इज एन एमिनेबल हाउस वाइफ, दैट इज वाई शी इज सो केयर्ड बाई ऑल। चूंकि वो एक बहुत ही खुश मिजाज हाउस वाइफ है, गृहिणी है, इसका उसका सब लोग ख्याल रखते हैं। इस अर्थ में हमने इसका इस्तेमाल किया। अब चूंकि वो एमिनेबल है, खुश मिजाज है, फ्रेंडली है, रिलीजियस है, इसलिए उसकी सब लोग केयर करते हैं, सब लोग उसकी देखभाल करते हैं, सब उसकी चिंता करते हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा घरों में जो खास तौर पे एक ऐसी बहू जो घर का ध्यान रखती हो, तो उसका ध्यान पूरा परिवार रखता है। आप लोगों के भी घर में होता होगा, आप जो में से कुछ जरूर ऐसे लोग होंगे जो देखते होंगे, जो बड़ी बहू है या बड़ी बहू को रिप्लेस करके कोई ऐसी बहू आती है जो पूरे घर का काम संभाल लेती है जिम्मेदारियों को लेकर के, और घर का बोझ कम होता है उसकी वजह से, तो वो सबसे ज़्यादा केयर की जाती है, सबसे ज़्यादा प्यार लोग उसी से करते हैं। उस अर्थ में हम एमिनेबल का इस्तेमाल करते हैं। और पुराने लोगों ने कहा भी है ना, गृहम तद गृहम आहुर गृहिणीम गृहम उच्यते, घर को घर नहीं कहते हैं बाबा, घर वाली को घर कहते हैं। यह हमारे यहाँ पुराने समय से चला आ रहा नीति शास्त्र का एक श्लोक है कि न गृहम तद गृहम आहु, उस घर को घर नहीं कहते हैं, गृहिणीम गृहम उच्यते, घर वाली को घर कहते हैं। मतलब जब तक एक ईंट पत्थर का बना हुआ घर घर ही होता है, जब उसमें कोई स्त्री महिला आकर के रहती है और उसे संभालती है, तब उसको हम गृहिणी कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो गृहम अस्य अस्ति गृही, जो जिसके पास घर होता है उसे गृही कहते हैं संस्कृत में, और स्त्रीलिंग में उसको गृहिणी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारे पास एक वर्ड है एमिकेबल, और एमिकेबल का मतलब है फ्रेंडली, लगभग उसी अर्थ में। तो एमिकेबल शब्द और एमिनेबल शब्द लोग लगभग वही हैं, बस उनका जो है उच्चारण लगभग समानांतर है, एक जैसा है। इस कारण से हम शब्दों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं दोनों शब्दों को वहीं पर दे दिया है। तो यहाँ पर लिखा है ब्रदर केम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ द लैंड, माने दो भाइयों में जमीन को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था। अब दोनों भाई एक सौहार्दपूर्ण सेटलमेंट को लेकर के बात बन चुकी है, तो वहां पर हम एमिकेबल सेटलमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एडजेक्टिव है ये नाउन है,
और आप लोग जानते हैं कि नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है रेयर केसेस को छोड़ करके। जैसे रेयर केसेस को जैसे जैसे हम बोल सकते हैं ही इज बेस्ट फादर, बोल देते ना, यू आर द बेस्ट पापा, यू आर द बेस्ट मम्मा, बोलते हैं वो घर पे बच्चे, तो वहाँ पे पापा और मम्मा नाउन है, उसके पहले आने वाला जो जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, बेस्ट मम्मा बेस्ट पापा के लिए बोल दिया। लेकिन कभी कभी फादर द बेस्ट भी हो सकता है, बट रेयर केसेस में, ठीक है ना। हाँ, गॉड द ऑलमाइटी भी हो सकता है कभी कभी, रेयर केसेस में, नॉट ऑलवेज, कभी कभी किसी किसी केसेस में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे पास एक्सीड, देन कम्स एक्सीड, देन कम्स कंसीड। अब हमारे पास तीनों शब्द हैं, लगभग आखिरी के जो शब्द हैं वो उनका उच्चारण एक जैसा है। एक्सीड का मतलब है एक्सेप्ट करना, किसी चीज को स्वीकार करना। और स्वीकृति भी कई तरह की हो सकती है, मेंटल हो सकती है, वर्बल हो सकती है, या फिजिकल हो सकती है। किसी भी प्रकार की जो स्वीकृति है उसके लिए हम एक्सीड शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सिनोनिम के तौर पे आप एक्सेप्ट को चुन सकते हैं, ये सबसे पास का सिनोनिम है इसका। द गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सीड टू द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोटेस्टर्स, माने जो प्रोटेस्ट करने वाले दंगाई थे, उनकी गवर्नमेंट ने एक भी विनती को स्वीकार नहीं किया, एक भी रिक्वेस्ट को नहीं माना। इस अर्थ में हम एक्सीड का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे तो एक्सीड के बदले एक्सेप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सीड की बदली एक्सेप्ट का, और एक्सेप्ट की बदली एक्सीड का, मतलब एक दूसरे के स्थान पर शब्दों को हम अदल बदल सकते हैं। देन कम्स ए वर्ड एक्सीड, सरपास, माने पार करना, माने कि जो लिमिट है उस लिमिट के पार जाना, हम उसे एक्सीड कहते हैं। लेकिन ये शब्द जो है आपको याद रखना होगा कि लगभग ये शब्द किसी, सपोज दैट किसी गाड़ी की गति 60 किलोमीटर तक है, ये रहा 60 किलोमीटर, ठीक है। अब जो चीज इसके ऊपर जाएगी वो एक्सीड करेगी, कोई दिक्कत। सपोज दैट किसी निबंध की, किसी ऐसे की वर्ड लिमिट 200 वर्ड्स है, अब जो इसके ऊपर जाएगी वो एक्सीड करेगी। जो चीज ऊपर जाए सामान्य गति से उसको हम एक्सीड कहेंगे, ठीक है। बट एसेंट के साथ इस्तेमाल नहीं करना। एसेंट जो शब्द है उसका मतलब होता है फिजिकल, फिजिकल चढ़ाई, ठीक है। मतलब कि कोई ऐसी जमीन, पहाड़ इत्यादि यहाँ पर आपको चढ़ना पड़े, पैरों से मेहनत करनी पड़े, उसको हम एसेंट कहेंगे। लेकिन जो दूसरा यूज है उसका, माने जैसे कि किसी स्पीड को एक्सीड करना या किसी शब्द की लिमिट को पार करना, वहां पर हम एक्सीड शब्द का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा भी है, ऐसे शुड नॉट एक्सीड 300 वर्ड्स, माने जो निबंध है वो 300 शब्दों से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस अर्थ में हम एक्सीड का इस्तेमाल करेंगे। देन कम्स अनदर वर्ड कंसीड, ओके, एग्री, एग्री के अर्थ में, ये रहा इसका सिनोनिम, ठीक है। तो कंसीड जो वर्ड है हमारे पास, कंसीड का मतलब होगा एग्री। द प्रिजनर कुड नॉट कंसीड टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेलर, माने जेलर में और कैदी में आपस में कुछ झगड़ा हुआ, और जो आपका कैदी है, प्रिजनर है, उसने जो है जेलर की जो आर्ग्यूमेंट है, उसका जो कहा सुना है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उसकी कोई भी बात मानने से उसने इनकार कर दिया। मतलब उसकी वो किसी बात से सहमत नहीं हुआ। जेलर कह रहा था कुछ, कैदी कह रहा था कुछ, ठीक है। कुछ इस अर्थ में हम कंसीड शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अगला शब्द अल्टरेशन, देन कम्स अल्टरकेशन, ओके। अब हमको समझना होगा, अल्टरेशन जो है वर्ड है चेंज, परिवर्तन के अर्थ में। बट जैसे पहली बार में जो शब्द आया था चेंज, उसका अर्थ था किसी एक के बदले किसी दूसरी चीज को लाना। लेकिन यहां पर जो चेंज है उसका अर्थ मुख्य तौर पे बदलाव है, ठीक है। हो सकता है कोई गलती हो गई हो, उस गलती को हटाया जाना भी अल्टरेशन कहला सकता है, ठीक है।
अब सपोज दैट कोई व्यक्ति किसी पद पर था, उसे हटाकर दूसरे को लाया जाए तो वहां पर भी अल्टरेशन का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि हमने कहा न्यू अल्टरेशंस हैव बीन एडेड इन द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द बुक, माने कि किताब के जो पहला एडिशन था उसमें कुछ कमियां रह गई, उसमें कुछ नए बदलाव किए गए, उसमें कुछ नए चैप्टर्स जोड़े गए, कुछ नई एक्सरसाइजेस जोड़ी गई, कुछ नए शब्द जोड़े गए। सपोज ये वीडियो है, मैं सपोज 2 महीने बाद इसको एडिट करूं और इसी वीडियो को अपलोड करना चाहूं, तो इसमें मैं मिनट 2 मिनट का कुछ नया ऐड कर दूं, उसे हम अल्टरेशन कहेंगे। ठीक है, उसमें कुछ परिवर्तन ले आऊं, हो सकता है मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, लगभग ऐसा ही होता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझे जो नहीं कहना चाहिए वो मैं कह देता हूँ, फिर एडिट करना पड़ता है सीन को। तो क्या करूँ, मेरी सोच ही कंट्रोवर्शियल है, तो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स भी हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। खैर, तो इन अर्थों में हम अल्टरेशन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और जो अल्टरकेशन है उसका मतलब है झगड़ा, खास तौर पे एक ऐसा झगड़ा जो बातों से हो रहा हो, जिसमें लोग चिल्ला चिल्ला करके एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हो, एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट हाथापाई की कंडीशन में हो। ठीक है, और जो हाथापाई हो जाएगी, अल्टरकेशन के बाद जो कंडीशन होती है ना, हम उसको महम बोलते हैं इंग्लिश में। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत सुंदर शब्द है, MEYHEM। और महम का मतलब होता है हाथापाई, हाथ पैर से लड़ना, उस अर्थ में हम महम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले होता है अल्टरकेशन, माने कि नॉइजी, लाउड नॉइजी क्वेरल, वर्बल क्वेरल, देन इट टर्न्स इनटू अ मेहम। इसके बाद फिर वो एक हाथापाई में बदलता है, फिर लोग हाथ पैर से लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, मुक्का मारते हैं, और फिर वो तमाम सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इस्तेमाल होगा। सपोज आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आई हर्ड एन अल्टरकेशन बिटवीन हिम एंड द शॉपकीपर। जब मैं गया तो वो और दुकानदार आपस में लड़ रहे थे, माने एक दूसरे को खूब जले भुने शब्दों से एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे, माने एक दूसरे से खूब लड़ रहे थे शब्दों से। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं लड़ाई झगड़ा शब्दों का। ठीक है, इस अर्थ में हम अल्टरकेशन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। देन कम्स अनदर एग्जाम्पल, अनदर वर्ड, अपोजिट। देन कम्स अपोजिट। लगभग दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, और देख करके आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। एक अपोजिट का कितना सटीक मतलब है, सूटेबल, जो चीज एकदम फिट हो, जो चीज एकदम उपयुक्त हो, उस अर्थ में हम अपोजिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इसका उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, दे डिड नॉट मेक एनी अपोजिट रिमार्क्स ऑन दिस इशू, माने इस मुद्दे पे उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो उनको नहीं कहना चाहिए था। इस अर्थ में हम अपोजिट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। देन कम्स अपोजिट। दुनिया को मालूम है कि वो मुझसे अपोजिट है, माने वो मुझसे ठीक विपरीत है। मेरा नेचर शांत है तो उसका स्वभाव उग्र है, मैं शांत रहता हूँ, वो चिल्ला करके बात करती है। इस अर्थ में हम अपोजिट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे योर नेचर इज अपोजिट टू दैट ऑफ योर फादर, माने तुम्हारे पिता का और तुम्हारा, तुम दोनों का स्वभाव एकदम अलग अलग है। तुम शांत प्रकृति के हो और तुम्हारे पिता उग्र प्रकृति के हैं। तुम शांति से बात करते हो और अब तुम्हारे पिता जो है लड़कर झगड़ करके बात करते हैं, या उल्टा, अपोजिट। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास दो शब्द हैं, अलूजन एंड इल्यूजन। थोड़ा लंबा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि थोड़ा सा बहुत गंभीर शब्द हैं और इनकी गंभीरता में हम लोग चलेंगे आज। एल्यूजन का मतलब है रेफरेंस, संदर्भ देना। कई अर्थों में किताबें होती हैं ना, किताबों में जो हम दूसरी किताबों से ला करके रेफरेंस देते हैं। सपोज मैं कोई किताब लिख रहा हूँ और मुझे अपनी बात प्रमाणित करनी हो, तो मैं किसी किताब से, दोस्तोयेवस्की से या टोल्स्टॉय से या फ्रीडरिक नीत्शे से या जयपाल सात्र से या सोरेन कियरकेगार्ड से या किसी और राइटर से, उनकी किताबों से उस मुद्दे को उठाऊं और ला करके रेफरेंस के तौर पे रख दूं, उसे संदर्भ हम कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण पर। द पोएम वॉज एक्सप्लेन्ड बाई मैनी allusions। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी कविता थी जिसको बहुत सारे संदर्भ दे करके, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे करके एक्सप्लेन किया गया। जो मतलब कविता थी उसकी व्याख्या बहुत सारे संदर्भों के द्वारा की गई, बहुत आराम से उसको एक एक उसका शब्द तोड़ तोड़ करके समझाया गया, उसका जो सिंटैक्स था, उसका जो सिंथेसिस था,
और उसका जो डीप हिडन मीनिंग था उसको ठीक से खोल करके बताया गया। इस अर्थ में, इस मामले में हम एल्यूजन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। देन कम्स अ वर्ड इल्यूजन, अनरियल, जो जैसा ना हो उसे वैसा समझ लेना इल्यूजन है। इसको अगर मैं वेदांत की भाषा में कहूं तो हम इसको कह सकते हैं अध्यास, और सामान्य दर्शन शास्त्र की भाषा में तो कहूं तो मैं इसको कह सकता हूं भ्रम। और संभवतः जो लोग कहते हैं कि ईश्वर है तो वो दिखता क्यों नहीं, उनके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि इन नेत्रों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये दो उंगलियों को एक साथ देख पाए, और ईश्वर को देखने की बात कर रहा है। हम अक्सर देखते हैं हमारी इंद्रियों का जो सामर्थ्य है वो दिन भर में हमें 2-4 बार धोखा जरूर देता है। हम यहाँ से किसी चीज कुछ देखते हैं, कुछ और सुनते हैं, कुछ और सूंघते हैं, कुछ और समझते हैं, और पास जाने के बाद व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति एकदम विपरीत साबित होती है। तो इन चीजों के लिए हम भ्रम का जो इल्यूजन है इंग्लिश में उसका इस्तेमाल करते हैं। लगभग इंडियन फिलॉसफी में लगभग मुझे लगता है 6 के 6 दर्शन में अध्यास यानी कि भ्रम को लेकर के बहुत लंबा शास्त्रार्थ है, बहुत ज्यादा बातचीत है। चाहे वो न्याय दर्शन का हो, चाहे वो वैशेषिक हो, चाहे वो सांख्य हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो मीमांसा हो, चाहे वो वेदांत हो, या और भी प्रकरण ग्रंथ हो या प्रक्रिया ग्रंथ हो। बट हमारे यहाँ भारत में भ्रम को लेकर के बहुत गंभीरता से बात की गई है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो अनुभव है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है यथार्थ और एक होता है अयथार्थ। तो जो चीज जैसी है उसको वैसे ही देखना या समझना यथार्थ अनुभव कहलाता है, और एक चीज जो जैसी नहीं है उसे वैसा न समझना अयथार्थ कहलाता है। जैसे कि पूरी दुनिया को यह बात मालूम है, शायद शायद कोई हो इस दुनिया में जैसे ये ना मालूम हो कि हमारा जो शरीर है वो एक जड़ पदार्थ है, इसे एक न एक दिन नष्ट हो जाना है, इसे एक न एक दिन खत्म हो जाना है। ठीक है, ये एक यथार्थ बात है। लेकिन हमारा जो आचरण है, हमारी जो प्रैक्टिस है वो अयथार्थ अनुभव की तरह होती है। हम लोग हमेशा अपने शरीर की जो देखभाल है, इसकी जो केयर है, वो ऐसे करते हैं जैसे इस शरीर के मरने से ही मेरी मौत है, या इस शरीर के मरने से ही आत्मा की मौत है। तो क्या ये यथार्थ अनुभव हुआ? नहीं ना। तो इसे भी भारतीय दर्शन में जो यथार्थ अनुभव है, ये हम जानते हुए कि शरीर का कोई ठिकाना नहीं है कब टिक सकता है, लेकिन हमारे प्रति जो इसकी तृष्णा है, हमारे दिल में इसके प्रति जो लगाव है, जो मोह है, और जो भी हम कर रहे हैं या तो अपने शरीर के लिए कर रहे हैं या अपने से जुड़े हुए किसी दूसरे के शरीर के लिए कर रहे हैं। दुनिया के सारे पाप और सारे ताप ये तो अपने शरीर के लिए करूंगा या अपने से जुड़े हुए किसी दूसरे शरीर के लिए करूंगा। ठीक है, ये जानते हुए भी कि ना मेरे शरीर का ठिकाना है और ना इसके शरीर का ठिकाना। चाहूं भी तो अपने शरीर को प्रिजर्व नहीं कर सकता, और चाहूं तो इसके शरीर को भी प्रिजर्व नहीं कर सकता। प्रिजर्व कर भी लूंगा तो उससे वही प्रेम नहीं रह जाएगा जो आज है। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारा जो अनुभव है यथार्थ का, हमें यथार्थ की बात मालूम है पर हमारा आचरण अयथार्थ की तरह है। ठीक है, तो भारतीय दर्शन तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई हो ना तो काफी काम की है, काफी कुछ है इसमें। तो आपको ये समझना होगा कि हम जानते कुछ हैं, आचरण हमारा कुछ और होता है। इस कारण से भी हमको उसका अनुभव नहीं हो पाता है। और रही बात ईश्वर के आंख से ना देखने की, तो ईश्वर आंख से देखने का विषय भी नहीं है। अर्जुन भी देखना चाहता था ईश्वर को अपनी आंखों से, पर भगवान ने उससे कहा था दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ईश्वरम, माने कि मैं तुझे वो आंखें देता हूं जिससे तू मुझको देख पाएगा। इन साधारण आंखों से तो मुझको देख भी नहीं सकता, मतलब मेरी और आपकी आंखें उस ईश्वर को देख भी नहीं सकती। वो जो जो दिव्य चक्षु चाहिए, वो जो दिव्य आंखें चाहिए, वो भी अर्जुन को भगवान ने दी, उसके बाद उसने देखा। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो शब्द और हैं, एल एंड एल। एक
नॉट लाइक दिस। हमारे पास दो शब्द हैं, एक है एल जिसका मतलब होता है सफर या बीमार होना, AIL, ठीक है। जैसे कि उदाहरण पर देखा, यू आर गेटिंग वीक एवरी डे, तुम हर दिन बीमार होते जा रहे हो। व्हाट एल्स यू, तुम्हें कोई बीमारी है क्या। याद रखिएगा कि एल शब्द का इस्तेमाल मानसिक नहीं शारीरिक बीमारी के अर्थ में ही होगा। खास तौर पे जब आपको बुखार हो जाए और उसके बाद आप कमजोर हो जाएं तो हम बोल सकते हैं कि ही एल्ड फ्रॉम फीवर, माने कि वो बीमार रहा, ही एल्ड फ्रॉम फीवर, माने कि वो बीमार से पीड़ित रहा। हम बोल सकते हैं ही एल्ड फ्रॉम टाइफाइड, टाइफाइड से पीड़ित रहा। तो मतलब जो शारीरिक व्याधि है, शारीरिक जो रोग संताप ज्वर इत्यादि का है, उनमें जो है आप AIL एल का इस्तेमाल करेंगे। और हमने एग्जाम्पल भी दिया, वट एल सी, तुम्हें कुछ बीमार की है क्या, तुम्हें कोई परेशानी है, बुखार है, जुकाम है, खांसी है या कोई और समस्या है, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द हमारे पास एल, इसका मतलब है एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, शराब इत्यादि। शराब भी हो सकती है, गांजा भी हो सकता है और तरह तरह के जो नाम हो सकते हैं। खास तौर पे एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा पेय पदार्थ जो नशीला हो, जो आपको नशा देने पर मजबूर करे, वो हम उसको हम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक के तौर पे एल कहेंगे। और जैसा कि हमने बोला यहाँ पे, द विजिट्स दे ही विजिट्स द एल हाउस अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ हिज डॉक्टर, माने कि वो शराब की दुकान पर, जिसे हम मॉडल शॉप बोलते हैं आज की भाषा में। तो ALE एल हाउस जो शब्द है, उसका मतलब हुआ ऐसी दुकान जहाँ ऐसे पेय पदार्थ मिलते हैं, जहाँ शराब इत्यादि मिलती है, उस अर्थ में हम एल शब्द का इस्तेमाल करेंगे, एल हाउस, ठीक। आगे बढ़ेंगे। देन कम्स टू वर्ड्स एप्रीहेंड एंड कम्स कॉम्प्रीहेंड, और हमने तीन तीन सिनोनिम्स दिए हुए हैं एप्रीहेंड के अर्थ में। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं किसी चीज को। सपोज दैट आपने कोई गलत काम किया और आपको ये बात मालूम है कि मैंने जो गलत काम किया है वो आज नहीं तो कल खुलने वाला है, आज नहीं तो कल ये ओपन हो जाएगा, समाज में सामने आ जाएगा और इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस मुझे फेस करने पड़ेंगे या भोगने पड़ेंगे। तो उसके पहले आपके साथ जो होता है, मतलब उस सिचुएशन के आने के पहले जो आपकी मानसिक स्थिति होती है, जब आपको ये मालूम होता है कि आज नहीं तो कल मेरा ये डर या मेरा ये चोर पकड़ा जाएगा और मुझे इसकी सजा मिलेगी, उस दौरान आपकी जो फीलिंग होती है उसे हम एप्रीहेंड कहते हैं, ठीक है। और बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज़्यादा गहराई में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप लोगों को समझना होगा कि जब हम कुछ भी करते हैं और उसके बुरा स्पेशली और बुरे का जो परिणाम होता है, उस अर्थ में हम एप्रीहेंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तीन तीन हमने एग्जाम्पल दिए, फियर माने डरना, परसीव महसूस करना, और अरेस्ट माने पकड़ा जाना या पकड़ना। इन तीन तीन हमने अर्थ को दिया हुआ है। जैसे कि द कल्प्रिट एप्रीहेंडेड द डेज ऑफ जजमेंट, माने कि जो अपराधी था उसको इस बात का एहसास हुआ, डर हुआ कि अब मुझे न्याय मिलेगा या मुझे सजा मिलेगी। तो जो अब जरा ध्यान से देखें शब्द में ही, मतलब इस सेंटेंस में ही अगर हम ध्यान से समझें तो जो एप्रीहेंड वर्ड है वो कितने आसानी से यहाँ फिट बैठ रहा है। जो कल्प्रिट है माने जो कि अपराधी है, उसने महसूस किया कि अब उसके साथ न्याय होने वाला है, माने कि उसने कुछ सोचा था, उसने कुछ बुरा किया था जिसका आज अब जजमेंट या निर्णय आने वाला है। इस अर्थ में हम एप्रीहेंड शब्द का इस्तेमाल करेंगे। देन वर्ड्स कॉम्प्रिहेंड, कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है अपनी मानसिक शक्ति से किसी चीज को समझने की कोशिश करना, उसे हम कॉम्प्रिहेंड कहते हैं। इसी को हम अंडरस्टैंड भी कहते हैं, इंग्लिश में सिनोनिम के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। शी डिड नॉट कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज, इसी से आपका जो ना कंपटीशन का कॉम्प्रिहेंशन भी बनता है, और उसका केवल एक ही मतलब है, आपकी समझ। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है केवल और केवल आपकी समझ, आप कितना समझ सकते हैं, आपकी क्या वर्बल कैपेसिटी है, आपकी क्या मेंटल कैपेसिटी है। और एक बात याद रखिएगा, कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए आपके पास केवल दो ही ब्रह्मास्त्र हैं, तीसरा ब्रह्मास्त्र नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन तक पहुंचने के लिए आपके पास केवल दो ही ब्रह्मास्त्र हैं। एक तो ये कि आपके पास सारे के सारे ग्रामेटिकल रूल्स
अच्छी तरह से पता हो, प्लस उनकी प्रैक्टिस भी की हो। और दूसरा ये है कि आपके पास अच्छी खासी वोकैबुलरी हो। अच्छी खासी ना भी हो, बहुत सारे शब्द आपको ना भी पता हो, पर एटलीस्ट आपको वो सारे शब्द पता होने चाहिए जो स्पेशली कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जो बार बार कंपटीशन में आते हैं सामने। और जो बस बेसिकली अगर आप कंपटीशन की किताबों को पढ़ते हैं तो आपको उन शब्दों का आइडिया लग जाता है। और अच्छा तो ये होगा कि आपका जब पेपर हो वनडे एग्जाम का, जब वो आने वाला हो, तो आप उसके करीब 1 हफ्ते या 10 दिन पहले न्यूज़पेपर रीडिंग करना शुरू कर दीजिए। और न्यूज़पेपर पढ़ने से भी आपको जो करंट वर्ड्स हैं उनका एक आइडिया अच्छा लग जाता है और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आपके पास ग्रामेटिकल नॉलेज प्लस आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए कंपटीशन में बैठने के लिए, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। आइए, अब हमारे पास दो शब्द और हैं, एडमिशन और एडमिटेंस। देखो, एडमिशन जो पहला वाला है वो पूरी दुनिया को मालूम है, और एग्जाम्पल दिया है मैंने, यू मस्ट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू गेट एडमिशन इन कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट स्कूल माने कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन के तुमको बहुत सारा पैसा चाहिए, और कॉन्वेंट में तुमने बच्चे को भेज दिया, छोटा सा बच्चा, कितना तुम लोगों को अच्छा लगता है सुनने में, मम्मा डू यू रिमेम्बर, पापा डिड यू मिस मी, एंड दुनिया भर का। और फिर उसके बाद वो क्रिश्चियन स्कूल में जाता है तुम्हारा ढेर सारा मेहनत का पैसा लेकर के, और उसको सिखाया जाता है आवर फादर हु आर इन हेवन, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven। और दुनिया भर का मतलब उसको तुमने अपने बच्चे को भेजा कॉन्वेंट स्कूल में ईसाई बनने के लिए। ईसाई बनने के बाद वो लौटा, उसने सारी क्रिश्चियनिटी सीख ली, सब कुछ जान लिया कि ईसाइयत के बारे में। उसके बाद तुम कहते हो तुम्हारा बच्चा संस्कारी नहीं है। अरे यार, आम कब कहाँ से काटोगे जब बबूल बोओगे? तो नहीं होता ना ये, बबूल बोएंगे तो आम कहाँ से काटोगे? और विष वृक्षो संवर्ध स्वयं क्षेत्र असाम प्रथम, हाँ, बताया बताया जाता है आप लोगों को। बबूल बोने के बाद आम कहाँ किसी ने काटे हैं अपने जीवन में? बच्चों को बचपन से संस्कार विहीन बनाएंगे, कहाँ से देंगे वो संस्कार आपको? बड़ी समस्या है। खैर, देन कम्स एडमिटेंस, जिसका मतलब होता है एंट्री, प्रवेश कहीं पे, ठीक है। जैसे नो एडमिटेंस विदाउट परमिशन, माने कि यहाँ पर बिना अनुमति के प्रवेश नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जरा देखो कि इस एडमिशन में और इस एडमिटेंस में अंतर क्या है। पहला वाला जो एडमिशन शब्द है वो फॉर्मल है, ठीक है, और ज्यादातर स्कूल कॉलेजेस और फॉर्मल ऑफिस इत्यादि में ही इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। बट जो एडमिटेंस है वो खुला हुआ शब्द है, उसका इस्तेमाल हर जगह हो सकता है, मतलब ऑफिस के अंदर भी हो सकता है, ऑफिस के बाहर भी हो सकता है। लेकिन जो एडमिशन है उसका इस्तेमाल केवल ऑफिस में ही होगा, ऑफिस के बाहर नहीं होगा, ठीक। आगे चलते हैं। अगला शब्द है अल्टरनेट, देन कम्स अल्टरनेटिव। लगभग हमने देखा होगा, आपने एक शब्द आया था अल्टर, ये मेन रूट है, इसका मतलब होता है टू चेंज। मुझसे कहते हैं आप रूट वर्ड्स क्यों नहीं पढ़ाते? अरे रूट वर्ड्स कंपटीशन में आता नहीं, मैं रूट वर्ड्स पढ़ा करके करूंगा क्या? टाइम क्यों बर्बाद करूं? तुमको वो पढ़ाऊंगा जो कंपटीशन में आता है। तुमको नॉर्मली उसकी वर्ड पावर मेड इजी पढ़ाऊंगा तो कैसे परफॉर्मेंस दोगे तुम लोग? हाँ, खुद लेकर के पढ़ लो ना यार, उसमें रूट दिए हुए हैं। मेरा क्यों समय बर्बाद करते हो, अपना क्यों समय बर्बाद करते हो? बेकार की चीजें हैं, मुद्दा समझो ना। खैर, तो अल्टरनेट का मतलब है बाई टर्न्स, जैसे कि आज फिजिक्स पढ़ाई, कल नहीं पढ़ाई, परसों फिर पढ़ा दी, उसके बाद एक दिन नहीं पढ़ाई फिर पढ़ा दी, ठीक है। जहां पर एक दिन छोड़ करके कोई काम हो रहा उसको हम अल्टरनेट बोलते हैं। हमने एग्जाम्पल भी दिया, इंग्लिश इज वी हैव एन इंग्लिश क्लास एवरी अल्टरनेट डे, माने हमारे यहाँ इंग्लिश की क्लास होती है हर एक दिन को छोड़ करके, उसे अल्टरनेट कहते हैं। माने एक दिन किया, थोड़ा सा रेस्ट दिया, अगले दिन हुआ, फिर उस दिन किया और एक दिन का रेस्ट दिया, फिर अगले दिन गैप कर दिया। इस प्रोसेस को हम अल्टरनेट कहते हैं। आगे बढ़ा जाए, अगला शब्द है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब है चॉइस, जहां दो चीजें दी हुई हों और आपको किसी एक को चूज करना हो, वहां पर हम अल्टरनेटिव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देर इज नो अल्टरनेटिव टू ऑनेस्टी, वास्तव में ईमानदारी का कोई भी विकल्प नहीं है। ईमानदारी की जगह ईमानदारी ही चलेगी, उसका उसने नथिंग कैन टेक प्लेस, नथिंग कैन टेक ऑनेस्टीज प्लेस, देयर इज नो चांस। ईमानदारी की कोई जगह नहीं ले सकता, ईमानदारी जहां है
वो वहीं ही रहेगी, संभव ही नहीं है। तो हमारे पास मेन शब्द है अल्टर, और फिर आता है अल्टरनेट, अल्टरनेटिव। एक शब्द और तुम लोग ले लो, अल्टर ईगो। इसका मतलब है बेस्ट फ्रेंड। अल्टर ईगो का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड, मतलब जो एक ऐसा व्यक्ति जो आपका एकदम हम शक्ल हो, आपके साथ ही रहे, आपके साथ ही खाए, आपका सुख दुख उसका सुख दुख हो, मतलब वो आपका ही सिनोनिम हो। ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स हम जो है ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स को हम अल्टर ईगो कहते हैं इंग्लिश में। तो हमने लिया अल्टर, अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, अल्टर ईगो और अल्टर, इतने सारे शब्द ले लिए। आगे बढ़ते हैं भैया। हमारे पास दो शब्द हैं, आर्टफुल एंड आर्टिस्टिक। गजब शब्द हैं, गजब शब्द हैं हमारे पास। और फिर मुझको जो है ना आपको एक्सप्लेन करने में बड़ा मजा आने वाला। आर्टफुल का मतलब है क्लेवर। जरा समझने, आपको समझाता हूँ। हमारे पास दो पक्षी हैं, एक का नाम है हंस और एक का नाम है कौवा। ठीक है। हंस जो होता है उसे विवेकी कहते हैं, वो बुद्धिमान होता है। उसका सबसे बड़ा गुण ये है कि वो नीर और क्षीर का विवेक जानता है। अगर दूध में आप पानी मिला करके उसको देंगे तो वो पानी को अलग कर देगा और सिर्फ दूध को ही पिएगा। ठीक है। अब आते हैं कौवे पर। कौवा बहुत चालाक होता है। उसे आप कितने भी अच्छे से अच्छी वस्तु दे दो खाने के लिए, बट वो अंततः वहीं जाएगा जिसका मैं नाम नहीं ले सकता। ठीक है। माने कि वो व्यक्ति चालाक है। उस संदर्भ में हम आर्टफुल का इस्तेमाल करते हैं क्लेवर के अर्थ में। और आप लोगों से मैं ये विनती करता हूं कि कौवा ना बन करके हंस बने। यद्यपि हंस विलुप्त हो गए हैं और शायद यही कारण है कि आज कौवों की जनसंख्या ज्यादा है, बट मैं चाहूंगा कि आप जो है आर्टफुल ना बन करके आर्टिस्टिक बने। अब देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया, शी वॉज एबल टू चेंज द बिहेवियर ऑफ हर इन लॉ, माने वो महिला अपने सास ससुर का व्यवहार बदल सकी टूवर्ड्स हर, अपने प्रति, बाई के द्वारा। आर्टफुल मीन्स अपने चालाक तौर तरीके से वो महिला अपने सास ससुर का व्यवहार अपने प्रति बदलने में कामयाब रही। माने उसने चालाकी से हर चीज को समझा और उसके बाद उसने वैसे पैतरे आजमाए और उसके बाद उन्होंने उसको अपनी तरह पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, अपने सास ससुर को। ठीक है। तो आर्टफुल का मतलब होगा एक ऐसा व्यक्ति जो क्लेवर है, बहुत चालाक है, उसकी टेक्निक्स हैं और वो लोगों को मतलब मैनिपुलेट करने में सक्षम है पूरी तरह से, उसको हम आर्टफुल कहेंगे। देन कम्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्ड आर्टिस्टिक। बहुत सुंदर शब्द है, परटेनिंग टू आर्ट, कला से संबंधित। और कला से संबंधित इन द इन इन इस अर्थ में, संदर्भ में, कि कोई भी व्यक्ति जो किसी कला विशेष में माहिर हो। वो एक्टिंग हो सकती है, वो सिंगिंग हो सकती है, वो पेंटिंग हो सकती है, वो म्यूजिक हो सकता है, वो डांसिंग हो सकती है, वो स्विमिंग हो सकती है, वो कोई भी ऐसी चीज जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से डूबा हुआ हो, पूरी तरह से वो उसमें अपना तन मन और धन तीनों लगाए हुए हो, ऐसे लोगों को हम आर्टिस्टिक कहते हैं। ठीक है। हमने एग्जाम्पल दिया, एवरीबडी एडमायर्स फॉर हर हर फॉर आर्टिस्टिक टेम्परामेंट, मतलब उसका जो आर्टिस्टिक टेम्परामेंट है, उसका जो आर्टिस्टिक मन है, उसकी सब लोग तारीफ करते हैं। ठीक है। यहां से अब हमारा लेक्चर समाप्त होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा बार बार, जाने से पहले भी और जाने के पहले भी, कि आपको आर्टफुल नहीं बनना है, आपको आर्टिस्टिक बनना है। देखिए इस दुनिया को हमेशा वो लोग ही रूल करते हैं, या वो लोग ही इसको चलाने में सक्षम होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं और किसी कला विशेष में माहिर होते हैं। और वो कला कुछ भी हो सकती है, आवश्यक नहीं है कि वो कला आपकी आज ही डेवलप हो जाए। बट मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को कुछ भी करके किसी कार्य में, किसी किसी भी चीज में एक्सीलेंस हासिल करना चाहिए। वो भले ही जूता बनाना क्यों ना हो, वो भले ही जूता पॉलिश करना क्यों ना हो। आप जरा सोचिए, हो सकता है किसी समय जब कोई व्यक्ति जूता बनाने की सोचा हो सकता है उसका समाज ने बहुत अधिक मजाक उड़ाया हो सकता है उसको तरह तरह के ताने बाने सुनने को मिले हों, वो बहुत अधिक सताया गया हो दुनिया के द्वारा। लेकिन आप आज देख सकते हैं कि कुछ जूते तो 2 लाख रुपए के भी आते हैं। देखिए किसी व्यक्ति की कला ही तो है, किसी व्यक्ति की आर्ट ही तो है, किसी व्यक्ति का आर्टिस्टिक टेम्परामेंट ही तो है वो, जिसकी वजह से आज वो लाखों करोड़ों रुपए कमाता है। उसकी वजह से हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपको जिस कला से प्रेम है उसमें पैसा नहीं है।
ये बिल्कुल भी मत सोचिए। आपका कार्य केवल और केवल अपने कार्य को और अच्छा और बेहतर बनाना है, उसमें परफेक्शन या एक्सेलेंस जैसी कोई चीज़ लाने की कोशिश करनी है। ईश्वर आपकी अपने आप सहायता करने लगेगा। और आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ईश्वर को उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, भगवान ने कहा है अपना उद्धार स्वयं करना है। मैं यहाँ उद्धार करने नहीं आऊँगा, अपनी मदद स्वयं करनी पड़ती है लोगों को। तो किसी चीज़ में माहिर होना, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।